हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनर्जी आइगन वैल्यू, है ना। मतलब एनर्जी आइगन वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे किसकी, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ठीक है। इसमें हमने लैम्डा इज इक्वल्स टू 2n+1 ये हमने एक कंडीशन लगाई थी लैम्डा के ऊपर, और ये तो हम लेकर ही चले थे अननोन डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दोनों को इक्वल करके हमारे पास ये आ गई थी। फिर हमने क्लासिकल भी इसी में डिस्कस कर ली थी, और जीरो पॉइंट एनर्जी भी हम लोग बता चुके थे, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, हालांकि अब मैं इसको बता चुकी होंगी तब जब मैंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करवाया था, क्योंकि ये जो रिजल्ट मुझे मिला है ना अभी ये वाला ई इज इक्वल्स टू हाफ एच कट ओमेगा ई नॉट, ये जो शून्य बिंदु ऊर्जा या जीरो पॉइंट एनर्जी है, ये हम हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के एप्लीकेशन में कर चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम इसका डिस्कशन एक्चुअली कर चुके हैं। तो देख लेते हैं फिर भी एक बार इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो क्या आई है मेरे पास, शून्य बिंदु ऊर्जा ई नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एच कट ओमेगा आई है क्वांटम मैकेनिकली, ठीक है। ये तो शून्य बिंदु ऊर्जा है, और nth स्टेट की जो एनर्जी आई है वो कितनी आई है, n+12 एच कट ओमेगा। और यहीं पे हमारे पास जो n की वैल्यू है वो क्या क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से है, ठीक है। n की वैल्यू मैंने 0 रखी तो मेरे पास मिनिमम एनर्जी हाफ एच कट ओमेगा आई है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स तो क्या है, जीरो पॉइंट एनर्जी पॉसिबल ही नहीं है। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से जीरो पॉइंट एनर्जी जीरो ही होती है, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स तो ये कहते हैं कि जो एनर्जी है आपकी वो क्या है, जीरो होगी, जीरो शून्य बिंदु ऊर्जा होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये जीरो पॉइंट एनर्जी जो आई है हाफ एच कट ओमेगा, और ये क्वांटम मैकेनिकली है, और ये ओमेगा को हमने कन्वर्ट कर दिया बस एक न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, हाफ एच न्यू। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि क्लासिकल फिजिक्स कभी भी ये नहीं कहती है कि शून्य बिंदु ऊर्जा का कोई अस्तित्व होगा। तो ये जो शून्य बिंदु ऊर्जा का कॉन्सेप्ट या जीरो पॉइंट एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीटली क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ, भले ये फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग क्लासिकल फ्रीक्वेंसी है, बट ये जो एनर्जी अगर आई है अपने पास जीरो पॉइंट, ये कैसी है आपकी क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी है कंप्लीटली, ठीक है। तो जीरो पॉइंट एनर्जी इज कम्प्लीटली कंसेप्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि जीरो शून्य बिंदु ऊर्जा का अस्तित्व नहीं होता, होता है तो वो जीरो होती है, मतलब अस्तित्व ही नहीं होता, कहने का ये मतलब है, ठीक है। ओके, अब देखो हाफ एच कट ओमेगा तो कैसी है, शून्य बिंदु ऊर्जा, तो मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया ये जो है मेरे पास, ये हाफ एच कट ओमेगा कोई लेवल है, ठीक है। ज़ीरो तो कहाँ है, ज़ीरो तो यहाँ है, सपोज कर लो, ठीक है। ज़ीरो तो यहाँ पर है, ये कहाँ है, n बराबर ज़ीरो पर, n इज ज़ीरो मतलब जहाँ एनर्जी ज़ीरो है, n जहाँ ज़ीरो है वहाँ तो एनर्जी का एग्जिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एनर्जी ही ज़ीरो है, एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर n बराबर ज़ीरो रखा तो मेरे को मिनिमम एनर्जी मिली कितनी, हाफ एच कट ओमेगा। फिर आप n की वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो आपको कितनी मिलेगी, 3/2 एच कट ओमेगा मिलेगी। समझ में आ गई, यानी कि n बराबर 1 पर आपको कितनी मिलेगी, 3/2 एच कट ओमेगा। तो लगभग इस तरीके से हमने इस लेवल पर ले लिया उसको, ये मुझे कहाँ मिली, n इज इक्वल टू 1 पर 3/2 एच कट ओमेगा। समझ में आ गई। फिर हमने क्या रखा, n इज इक्वल टू 2 रखा। अब रखो n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो कितना मिलेगा, 5/2 एच कट ओमेगा, 5/2 एच कट ओमेगा, इससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो कितनी आएगी, 5/2 एच कट ओमेगा। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3/2 और 1/2 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, एच कट ओमेगा। और 5/2 और 3/2 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, एच कट ओमेगा। समझ में आ रही है बात आपको, 5/2 और 3/2 के बीच का भी एच कट ओमेगा, तो ये डिफरेंस उतना ही लेकर चलना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना खास, ठीक है। क्योंकि अपन क्या करते हैं, ऊपर ऊपर बनाते तो जाते हैं, लेकिन उनके बीच का जो रिलेशन है वो भूल जाते हैं, और बेतरतीब तरीके से बना देते हैं, और उसको देखकर समझ में आ जाता है कि बच्चे ने रट्टा मारा है। क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा या इससे कम बनाते हो, नाप के मत बनाओ, बट एक अंदाजे से तो कम से कम ऐसा बनाओ जो कि दिखने में लगे कि हाँ भाई ये वाला डिफरेंस जो है ये भी एच कट ओमेगा, हाँ लेकिन ये डिफरेंस जो है ना ये हाफ एच कट ओमेगा है, और ये थोड़ा सा कम दिख भी रहा है, और ये थोड़ा ज़्यादा है, इसका लगभग डबल सा ही है, तो ये एच कट ओमेगा हो गया। फिर ये जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी डिफरेंस है, ये भी कितना है, एच कट ओमेगा है। इसके आगे जाओगे आप, ये तो कितना है, 5/2 एच कट ओमेगा, n इज इक्वल टू 2 पर। समझ में आ गई, थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाओ, अरे रट्टा मत मारो, ठीक है। फिर आ जाओ 3 रखो, n इज इक्वल टू 3 रखोगे तो कितना आएगा, 7/2 एच कट ओमेगा, तो वो डिफरेंस भी कितना ही आएगा, एच कट ओमेगा ही आएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट उतना ही आप डिफरेंस ले लो अंदाज से, अगर मुझसे थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है तो आप ठीक कर लो उसको, ठीक है। बाकी मैंने इनका रिलेशन बता दिया है कि ये एच कट ओमेगा ही होगा, ये ध्यान रखो आप। तो ये 7/2
एच कट ओमेगा इसी तरीके से और भी ऊपर तक आपके एनर्जी लेवल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बनाओगे आपको, तो उसको पता रहेगा कि हाँ भाई बच्चे ने रट्टा नहीं मारा है। कई बार पता है बच्चे क्या करते, देखा है, बल्कि मैंने क्वेश्चन पेपर की चेक किया, मैंने कॉपीज़ तो मैंने देखा भी है, या ये इतना बनाया है, ठीक है, फिर मनमर्जी से ये डिफरेंस कुछ भी ले लिया, फिर ये डिफरेंस उससे ज़्यादा ले लिया, कम ले लिया, ज़्यादा कम ले लिया। मतलब नाप के मत बनाओ, पर अंदाज़ा तो कम से कम, पर अंदाज़ा आप तभी रखोगे जब आपको पता होगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाओ, ठीक है। चलो, तो ये हमारा क्या हो गया, एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया। किसके लिए, एनर्जी आइगन वैल्यू, जो कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में मिलेगी, पूछा जाता है भाई एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, मैं बता भी देती हूँ, ये डायग्राम किसको बताता है, ये सरल आवर्ती दोलित्र में ऊर्जा स्तरों को बताता है, ठीक है। तो हम बताएंगे एनर्जी लेवल्स इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो भी कौन सा, क्वांटम, क्वांटम है ना। और यहाँ पर ये जो एनर्जी है आपकी, ये कौन सी एनर्जी है, जीरो पॉइंट एनर्जी, जीरो पॉइंट एनर्जी। तो जब भी आप जीरो पॉइंट एनर्जी दिखा रहे हो, दैट मीन्स कि वो एनर्जी लेवल डायग्राम क्वांटम मैकेनिकली सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का है। बिकॉज मैं नोट ही डलवा देती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको स्पेशली ध्यान रहे। जीरो पॉइंट एनर्जी या शून्य बिंदु ऊर्जा, जीरो पॉइंट एनर्जी इज द कंसेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। इन क्लासिकल फिजिक्स, in classical physics it does not exist, it does not exist। तो शून्य बिंदु ऊर्जा पूर्णतः एक क्वांटम यांत्रिकी अवधारणा है, ठीक है। और जो चिरसम्मत यांत्रिकी है उसमें इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू की बात कर ली हमने, आइगन फंक्शन, आइगन फलन की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमने जो सॉल्यूशन निकाला था, आपको याद होगा कि जो सरल आवर्ती दोलित्र है उसके संगत हम निकालना चाह रहे हैं कि आइगन फंक्शन कितना होगा, ठीक है। वैसे आपको ध्यान तो है ना, आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू क्या होता है, थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ। अगर किसी फंक्शन पर अगर आप एक ऑपरेटर इस तरीके से अप्लाई करो कि आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाए, साथ में वही फंक्शन वापस से मिल जाए, ठीक है, तो वो फंक्शन वैल्यू तो क्या कहलाती है, आइगन वैल्यू कहलाती है, ठीक है। और वो जो फंक्शन होता है वो क्या कहलाता है, आइगन फंक्शन कहलाता है। मतलब फंक्शन आइगन तभी होगा जब आप ऑपरेटर को जिस फंक्शन पर अप्लाई कर रहे हो ना, ऑपरेट करने के बाद वही फंक्शन मिलना चाहिए, तो ही वो आइगन फंक्शन कहलाएगा। समझ में आ गई बात आपको। अदरवाइज ऐसी भी स्थितियाँ होती है कि जब ऑपरेटर किसी फंक्शन पर काम करे तो आफ्टर ऑपरेशन क्या होता है कि कोई दूसरा फंक्शन मिल जाता है, पॉसिबिलिटीज़ होती है। ये सारी चीज़ें मैं पहले समझा चुकी हूँ जब मैंने ऑपरेटर समझाए थे क्वांटम मैकेनिक्स के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आइगन फंक्शन तभी कहलाएगा जब वही फंक्शन वापस से मिल रहा है आपको। तो जिस कांस्टेंट वैल्यू के साथ मिल रहा है वो तो उसकी आइगन वैल्यू कहलाती है, और वो फंक्शन क्या कहलाता है, पर्टिकुलर आइगन फंक्शन। तो हर आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो हमने आइगन वैल्यू तो निकाल ली, बट अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कितना आइगन फंक्शन होगा वो हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे द आइगन फंक्शन corresponding to the eigenvalue of quantum simple harmonic oscillator। आइगन वैल्यू en ही तो है, ऑफ क्वांटम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी कि सरल आवर्ती दोलित्र की ऊर्जा आइगन मान के संगत जो आइगन फलन है वो कितना होगा, साई। आपको याद होगा मैंने आपको साई लिखवाया था, कितना लिखवाया था, e⁻⁻² एच एन वाई, याद है आपको। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो इक्वेशन मिली थी मुझे क्वांटम मैकेनिकली सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो यही मिली थी। हमने इसको चेक भी किया था, हमने क्या किया था, इस पर उसको अप्लाई किया था, तो वो उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। उसी से मेरे को सेकेंड ऑर्डर की हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, याद है ना आपको, किया था हमने पिछले ही वीडियो में, किया है ये वाला काम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, सॉल्यूशन था। अब ये हम कह रहे हैं कि ये कॉरस्पॉन्डिंग किसके, ई एन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, साई एन, ठीक है। और साथ में इसके कांस्टेंट आता है एन एन, ये क्या है, ये है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। होता है ना, कोई भी आइगन फंक्शन होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट या प्रसामान्यीकृत नियतांक होता है, याद है कि नहीं आपको। तो ये क्या है आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। आप ऐसे एरो लगा के मत लिखना, आप साइड में लिखना, वेयर एन एन इज इक्वल टू नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, या इसको हिंदी में बोलते हैं प्रसामान्यीकृत नियतांक।
समझ में आ गई बात आपको? ये इक्वेशन आपकी कंटिन्यू ही कर लो, जैसे अपने 9 अपन ने वहाँ डाल ली थी, तो ये हो गई हमारे पास 10। समझ में आ गई? तो ये आपके पास, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप? आपको याद होना चाहिए कि किसी भी नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट या प्रेस सामान्यकृत नियतांक की वैल्यू कैसे निकालते हो आप, ठीक है? कैसे निकालते हो? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से। सिंस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन याद है कि नहीं? सब दिमाग से साफ हो गया? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है? मॉड साई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। हम किसका निकालना चाह रहे हैं? साई एन का। तो ये लो, समझ में आ गई? यही तो कंडीशन आएगी नॉर्मलाइजेशन। जब आप इस पर अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगी वैल्यू? देखो, कर भी दो अप्लाई, ठीक है? एन एन स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा? ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, है ना? एच एन वाई। अच्छा, अभी अपने पास y के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये लो डी वाई कर दो, क्या दिक्कत आ रही है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। ये तो बेसिक है, जब x का फंक्शन है तो। अब हमारे पास साई एन जो है वो y का फंक्शन है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये y को मैं x में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती? अरे भाई बिल्कुल कर सकती हूँ। देखो देखो, ये इक्वेशन जो है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती क्या? ई की पावर माइनस एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 एच एन एल्फा एक्स, क्योंकि हमें पता है ना, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या था? एल्फा एक्स। याद है कि नहीं आपको? और एल्फा की वैल्यू भी हमको पता है कि कितनी है। समझ में आ रही बात आपको? तो आप बता दो, वेयर एल्फा इज इक्वल टू, एल्फा की वैल्यू कितनी थी? कितनी थी? अंडर रूट एम ओमेगा बाई एच कट। याद है कि नहीं याद है? तो y के फॉर्म में भी ठीक है, और x की फॉर्म में भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या है आपके पास? एल्फा एक्स। रख दो यहाँ पे। तो ये भी एक क्या है? आइगन फंक्शन है। उस y को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में? x में। और मैंने बता दिया वहाँ पे कौन सी क्या चीज़ है। फिर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा दी, ये आ गया। अब आप यहाँ पे भी इसको x में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या आएगा? x में इसको कन्वर्ट करो तो क्या आएगा आपके पास? एन एन स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। क्योंकि मैंने क्या किया, ये जो y है उसकी जगह पर रखा है बस, है ना? और एच एन एल्फा एक्स, तो हो गया ना डी एक्स इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब आ जाओ, अब देखो, एल्फा की वैल्यू आप चाहो तो यहाँ पे पुट कर सकते हो। समझ में आ गई बात आपको? यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है? मैं नंबर डाल देती हूँ। ये इक्वेशन अपनी 10 हो गई, 10 इसी में इंक्लूड मान लेना, है ना? ये हो गई अपने पास 11। तो ये मैंने बताया 11 को जो है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन मेरी 11 है, ठीक है? ये तो मैंने सिर्फ उसको कन्वर्ट करके बताया है एक्स की फॉर्म में। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, अब देखो, क्या नाम से, ये जो y है उसकी जगह हमने क्या रख दिया? एल्फा एक्स। आप चाहो तो एल्फा की जगह पर इसकी वैल्यू भी रख सकते हो। देखो रख देती हूँ मैं, एन एन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है? क्या रखो? एम ओमेगा बाई एच कट रखोगे ना, तो ई की पावर ऐसे भी लिख सकते हैं, एम ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 एच कट, है ना? एच एन एल्फा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। समझ में आ गई? तो ये मेरे पास क्या आ गई? इक्वेशन नंबर 12 आ गई, ठीक है? अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए हम कंडीशन लगा देते हैं। मतलब सीधा ही इंटीग्रेशन आपके सॉल्व करने का है नहीं, ठीक है? तो अपन उसमें पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है? इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको याद रखनी है। ये जो 11 है यही तो 12 है, तो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है? जिसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, एक मिनट, इसका होल स्क्वायर हो गया ना, इसका होल स्क्वायर हो गया, तो ये एच एन स्क्वायर हो गया, है ना? और ये 2 तो हट जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हट जाएगा भाई। इसका मैंने स्क्वायर किया तो एन एन स्क्वायर हो गया, और इस पूरे का स्क्वायर होगा तो ये 2 कट जाएगा और ये एच एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पे भी सही करो, ये 2 हट जाएगा भाई, है ना? और यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा और ये 2 हट जाएगा, ठीक है? तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आपको याद रखना है ना? तो फिर ये इसकी जरूरत ही नहीं है। कितना आएगा? एच एन वाई स्क्वायर डी वाई, है ना? ये आपके ऐसे सिलेबस में नहीं है कि ये कैसे कितना क्यों सॉल्व हुआ, क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल इंटीग्रेशन होता है इसका, आपको इसकी वैल्यू सीधे ही याद रखनी है। समझ में आ गई? किसकी? इसकी वैल्यू बताइए। इक्वेशन 11 में मेरे पास ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर एच एन स्क्वायर वाई एन एन डी वाई, इसकी वैल्यू आई है मेरे पास कितनी, है ना? कितनी आई है? ये वैल्यू रखनी है आपको। इक्वेशन नंबर 13 क्या करोगे? 13 को कहाँ रख दो? 11 में रख दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एन एन स्क्वायर, ठीक है? ठीक है, तो मैं ये वैल्यू कहाँ रख रही हूँ? 13 को 11 में रख रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे आप ये कंफ्यूज मत होना कि ये कहाँ गया। ये तो मैंने सिर्फ क्या किया, 11 को कन्वर्ट किया है मैंने
वाई की जगह अल्फा एक्स रखा है बस। आप चाहो तो 11 से कंटिन्यू कर सकते हो, यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, ये तो सिर्फ मैंने बताया है। बाकी अगर आप यहाँ वाई को एक्स में कन्वर्ट करके लिखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो वैल्यू रखो यहाँ पे, है ना। जब अपन इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं ना, इसको कहीं सॉल्व करेंगे तो इसके साथ एक अल्फा और इंक्लूड होगा। ठीक है, और साथ में क्या आएगा आपके पास वैल्यू √π2n, है ना, फैक्टोरियल n, और इज इक्वस टू कितना आएगा आपके पास 1। ठीक है, सॉरी अल्फा नहीं, 1/अल्फा कितना आएगा 1/, मतलब सॉल्व करते हैं तो उस दौरान अल्फा आता है। मैं कह रही हूँ ना आपके पूरा प्रोसीजर है नहीं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन जो है ही नहीं तो वो कैसे कराऊँ आपको। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट ही ध्यान रखना है। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, ये अल्फा इधर चला जाएगा, अल्फा/√π2n फैक्टोरियल n की पावर हाफ। ये आपके पास क्या आ गया, प्रसामान्यकृत नियतांक, ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट एन की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये कितनी हो गई 14 हो गई ना। 14 को आप कहाँ रख सकते हो, 10 में रख सकते हो, है ना। 14 को आप 10 में भी रख सकते हो और इसमें भी रख सकते हो, एक ही बात है, समझ में आ गई, रख दो। ठीक है, पुट इक्वेशन 14 इंटू 10, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर साई एन इज इक्वल्स टू अल्फा/√π2 की पावर n फैक्टोरियल n की पावर हाफ, और e की पावर -α² x² hn अल्फा एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो आप, या फिर आप अल्फा/√π2 की पावर n फैक्टोरियल n इसकी पावर हाफ, और साथ में क्या लिख सकते हो, e की पावर -y²/2 और hn y। समझ में आ गई। तो ये आपके पास क्या आ गई, आइगन। अब यहाँ पे ये जो एच एन वाई है ये क्या है, हर्माइट फंक्शन है ना। और हर्माइट फंक्शन की वैल्यू मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो क्या क्या होती है, एन की अलग अलग वैल्यू के लिए H0 y होती है 1, H1 y की वैल्यू होती है 2y, है ना। H2 y की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 4y² - 2। हम पॉलिनॉमियल तो निकाल चुके हैं ना, उसमें एन की वैल्यू रखते जाओ, डिफरेंट डिफरेंट आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी, है ना। तो ये भी आपको याद ही करनी है। जैसे अपन ने लेजेंडरी पॉलिनॉमियल में भी स्टार्टिंग की कुछ वैल्यूज़ मैंने आपको याद करने के लिए कहा था। ठीक है, तो आप अलग अलग वैल्यू यहाँ पे रखते जाओ, एच एन की H0 y, H1 y, H2 y, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको साई 0, साई 1, साई 2 निकलते जाएंगे आपके। ठीक है, तो वो अपन कल देख लेंगे, और इसके कुछ आइगन फंक्शन के ग्राफ भी बनाएंगे। जैसे हमने आइगन वैल्यू के ग्राफ बनाया, आइगन फंक्शन के ग्राफ भी पूछे जाते हैं, तो वो अपन कल कर लेंगे। तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, कल ही शुरू कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।